जी बेटा, तो हम यहाँ पहुँचे थे कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है। और इसकी अपोजिट जो फोर्स आ रही है, जो इस इलेक्ट्रॉन को एक ख़ास आर्बिट के अंदर मूव करवा रही है, वो कौन सी फोर्स थी? सेंट्रीपिटल। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती तो ये इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाता? न्यूक्लियस के अंदर। तो अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर। जैसे एक रस्सा लेके ना, उसको हम उसके दोनों किनारों से एक एक बंदे को पकड़वा दें। अगर एक बंदे के पास ताकत ज़्यादा होगी ना, वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा। अगर दोनों के पास बराबर होगी, वो जितना ज़ोर वो लगाएगा उतना ज़ोर वो लगाएगा, रस्सा एक जगह पे खड़ा रहेगा, वो ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो सेम इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर होती हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा। तो आगे हम लेके चलते हैं कि सेंट्रीपिटल force is equal to electrostatic force सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने क्या लिखा था? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी हमने ख़त्म किया था, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/4πε0 इंटू ZE पॉजिटिव डॉट E नेगेटिव/r²। इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे ना, ये हमारे पास आ जाएगा ZE, ये तो 1 है ना, मल्टीप्लाई करें तो ZE पॉजिटिव डॉट इंटू E नेगेटिव ओवर क्या आएगा? 4πε0r²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ज़रा तवज्जो करें, हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन है उसे भी ई से शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी किससे शो कर रहे हैं? ई से शो कर रहे हैं। इन दोनों का पर चार्ज बराबर है, दोनों पर चार्ज क्या है? बराबर। लेकिन साइन क्या है? डिफरेंट। प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन पर जब नेगेटिव। जब चार्ज दोनों को सेम है तो इसे हम ZE² भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास बनेगा mv²/r इज इक्वल टू ZE² ओवर 4πε0r²। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये जो mv² है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4πε0r² के साथ, और जो ZE² है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इस r के साथ। अब आगे जो हमारे पास बनेगा तो वो बनेगा mv² मल्टीप्लाई 4πε0r² इज इक्वल टू ZE² मल्टीप्लाई बाई r। निकालना हमने क्या था? रेडियस। निकालना क्या है? रेडियस। तो ये वाला जो r है ना, ये वाला r इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा r² ओवर ये वाला r इज इक्वल टू, इधर क्या है? ZE², इधर r मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। तो इधर ये mv² r² तो आ गया, इधर mv² बचा, 4πε0 बचा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो नीचे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। mv² 4πε0r², ऊपर r², नीचे का एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू ZE²
ओवर एम वी स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो करें। अगर अब हम यहाँ पर गौर करें ना इस इक्वेशन के अंदर, तो जी एटॉमिक नंबर को कहते हैं, ये भी कांस्टेंट, ये चार्ज को शो करे, ये भी कांस्टेंट, एम मास भी क्या होता है कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट, आर स्केयर भी क्या है, आर स्केयर तो यहाँ पर आएगा नहीं ना, क्योंकि ये आर स्केयर इधर वाला यहाँ भी मिस्टेक होगी, ये वाला आर स्केयर ऑलरेडी इधर आ चुका है, यहाँ पर भी आर स्केयर नहीं है कि एप्सिलॉन नॉट था, कि एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, ये भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, वेरिएबल कौन से सिर्फ वी स्केयर। तो ये वाली इक्वेशन हमें बता रही है कि जो आर है, आर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 ओवर वी स्केयर के, मतलब वेलोसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि ये अगर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस अगर कम होता जाएगा ना, रेडियस क्या था, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या नाम दिया, रेडियस। वो कहते हैं कि अगर रेडियस कम होगा ना, ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी। इन्वर्सली कहते हैं अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़, अगर रेडियस डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, अगर रेडियस इंक्रीज़ कर दें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हम कहते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूँ ना, मेरे सामने 10 फुट के फासले पे हम लगा दें कैमरा, अब मेरे और कैमरे के दरमियान जो जगह है ना, जो जगह ये हमारे लिए एक मीडियम है, और फॉर एग्जांपल उस कैमरे और मेरे दरमियान में एयर है, जब मैं बोलूँगा तो मेरी जो आवाज़ निकलेगी वो कैमरे की तरफ जाएगी ना, तो दरमियान में जो एयर रेजिस्टेंस रुकावट करेगी ना, रुकावट पैदा करेगी, उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। उसे क्या नाम देंगे, परमिटिव। जैसे मेटल और मैग्नेट के दरमियान, मकनातीस और मेटल को देखें तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, अगर हम दरमियान में 3-4 पेज रख दें, एक साइड पे मेटल और दूसरी साइड पे मैग्नेट, तो इन दोनों की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो पेज क्या कर रहे हैं, रुकावट। ये जो रुकावट का काम है ना, ये है परमिटिविटी। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अगर हम बोहर को देखें तो अकॉर्डिंग टू बोहर के मॉडल के मुताबिक हमें बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर तब मूव करेगा जब उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो उसके लिए उसे मैं फार्मूला दिया था एम वी आर इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। निकालनी हमने क्या है, वेलोसिटी के, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, वेलोसिटी के। यहाँ से हम V बाहर निकालेंगे, V इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई MR आ जाएगा। वेलोसिटी का क्या था, स्केयर, 1 ओवर वी स्केयर था। अब हम इसका क्या लेंगे, स्केयर, तो वी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 2 पाई स्केयर एम स्केयर एंड आर स्केयर, एम स्केयर एंड आर स्केयर।